हेलो गाइस, वेलकम टू एजुगिरी एंड वेलकम टू 28th नवंबर का द हिंदू का एनालिसिस। आई नो 27th हमने मिस कर दिया था, बट 28 का बहुत छोटा है तो हम 27th वाला आज साथ में ही खत्म करेंगे। एंड आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया कि अगर छोटा न्यूज़पेपर है तो कंबाइन कर दो रादर देन गिविंग 30 मिनट्स। आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट ईयर भी मैंने देखा था, न्यूज़ जो है ना वो बहुत कम कम सी रह जाती है, कुछ ज़्यादा न्यूज़ है नहीं है। और मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं ऐसे फालतू में पढ़ाने वाली नहीं हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज दो न्यूज़पेपर्स एक साथ कवर करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे 28th नवंबर का एंड देन उसके बाद पढ़ेंगे 27th नवंबर का, ठीक है। एंड या चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताओ चैट में कि आप कैसे हो, हाय हेलो बोलो। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है, देखिए टेररिज्म की बार बार बात क्यों हो रही है। टेररिज्म की इसलिए भी बात हो रही है, एक तो देखो इसराइल में जो हमास ने किया वो एक टेररिस्ट एक्ट था, ठीक है ना, जो इंडिया कह रहा है कि भैया बहुत ही गलत है, हम इसका साथ कभी नहीं देंगे, इंडिया ये कह रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये हुआ कि ट्विन टावर्स अटैक के बारे में बात हो रहा है। 26 नवंबर आकर के गया है, जो मुंबई में अटैक हुआ था ताज होटल के ऊपर, वो अभी अभी आकर गया है। तो ये सब कुछ चीज़ें जो हैं वो रिमेंबर करी जा रही है, याद करा जा रहा है कि टेररिज्म जो है वो अभी भी गया नहीं है। अगर हम हमास का देखें तो यहाँ पर लिखेंगे टेररिस्ट अटैक्स। तो टेररिस्ट अटैक्स यहाँ पर जो दो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं, एक तो ट्विन टावर्स न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स होते थे यूएसए में, उनके ऊपर उठा करके प्लेन ही मारा, प्लेन ही ले गए थे। 11 सितंबर 2001 में ये हुआ था। अलकायदा ने अटैक किया था। कौन सा टेररिस्ट ग्रुप था? अलकायदा ने अटैक किया था। उसके बाद फिर यहाँ पर 26 नवंबर 2008 में मुंबई में अटैक हुआ था इंडिया में, और लश्कर ए तैयबा ने किया था वो, लश्कर ए तैयबा, ठीक है ना। तो ये दो अटैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा याद रखने, क्योंकि जब से हमास ने अटैक किया है आपका इसराइल के ऊपर, तो टेररिस्ट अटैक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गए हैं। तो ये दो जो है सबसे ज़्यादा बड़े अटैक्स हुए वर्ल्ड के अंदर, यूएसए और इंडिया के ऊपर। एंड दैट इज़ वाई वो बार बार बोल रहे हैं कि हम टेररिज्म को कभी भी साथ नहीं देंगे, बिकॉज हमने सफ़र किया है, हमें पता है ये क्या होता है। तो हम येस वी से कि जो पैलेस्टीन के लोगों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, बट जो हमास ने किया वो भी क्रिटिसाइज होना चाहिए, जो इंडिया बार बार बोल रहा है। तो ये दो अटैक्स की डेट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने नोट कर ली होंगी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। हमें पता है कि टनल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर 41 वर्कर्स जो हैं वो फंसे हुए हैं, उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर है, पढ़ लेते हैं। Sunday went by, and while a day off for rest many, it marked 2 weeks since 41 construction workers building a tunnel as a part of an ambitious road widening project got trapped inside. There is a massive rescue operation underway. When reports of the mishap first came in, nothing in the preliminary assessment by the state authorities suggested that this will be such a drought and challenging exercise. The Silkyara Bend Tunnel is a part of Char Dham Pariyojana in Uttarakhand that aims to improve connectivity to the religious pilgrimage sites of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath. The trapped workers were extended National Highway 134 to cut travel time by an hour. यहाँ पे मैं आई ऑल्सो वॉन्ट टू ऐड, जो यहाँ पर ऐड नहीं किया उधर ने, कि मेन रीज़न ऑफ कंस्ट्रक्टिंग दिस रोड इज़ बिकॉज ऑफ चाइना। हमें बॉर्डर पे अपने रोड्स पहुँचानी है, अच्छी रोड्स बनानी है आर्मी के लिए, एंड दैट इज़ वाई हम ये कर रहे हैं। येस, ये चार धाम रोड, मतलब चार जो धाम है रिलीजियस हिंदूज़ के, उनको भी टाइम सेव करेगी, बट मेजर रीज़न यहाँ पर जो है वो है बॉर्डर एरियाज़ के साथ कनेक्टिविटी, क्योंकि चाइना अपनी साइड पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है, इसलिए इंडिया को भी करनी पड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टनल के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ट्रैप्ड इन टनल, ठीक है ना। सबसे पहले ये टनल कौन सी है, सबसे पहले ये कौन सी टनल है? ये टनल है सिल्क्यारा बेंड टनल। सिल्क्यारा बेंड टनल के अंदर फंसे हुए हैं। अब सिल्क्यारा बेंड टनल क्या है? पार्ट ऑफ चार धाम परियोजना प्रोजेक्ट इन
उत्तराखंड, ठीक है ना। अब जो 4 धाम परियोजना है उसका क्या एम है? जो चार धाम परियोजना है, 4 धाम परियोजना का क्या काम है? 4 धाम परियोजना जो है वो क्या कर रही है? 4 धाम परियोजना एम्स टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी टू रिलीजियस pilgrimage sites of Gangotri, Yamunotri, Kedarnath and Badrinath, ठीक है ना, प्लस चाइना बॉर्डर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रैवल टाइम कट हो रहा है। इवन प्रायर टू दिस मिसहैप एनवायरमेंटलिस्ट, साइंटिस्ट एंड लोकल रेजिडेंट हैड रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द चार धाम परियोजना, द प्रोजेक्ट विच इन्वॉल्व्स, ठीक है। अब ये चार धाम परियोजना की मोटी मोटी बात कर रहे हैं। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स वाइडनिंग 900 किलोमीटर ऑफ रोड्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? इन्वायरमेंटलिस्ट क्या कह रहे थे कि हिमालयाज के में इतनी डेवलपमेंट करोगे तो बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा, ठीक है, वो मत करिए। तो इसलिए क्रिटिसाइज भी हुआ था, ठीक है। 900 किलोमीटर ऑफ रोड्स को वाइडन करें। एम क्या है? कनेक्टिविटी बढ़ानी है रिलीजियस पिलग्रिमेज से, और चाइना बॉर्डर को भी हमें आर्मी को अच्छी कनेक्टिविटी देनी है, क्योंकि चाइना बहुत अच्छी कनेक्टिविटी करके बैठा हुआ है अपनी साइड से, ठीक है ना। तो बॉर्डर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है ये अलाउ करी गई है, ओके। उसके बाद इट्स टाइम टू रिवैम्प द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे ये ऑर्डर सजेस्ट करा है, देखिए यहाँ पर द हिंदू के पास भी ज़्यादा न्यूज़ नहीं बची है, तो ये निकाल के इधर उधर से एडिटोरियल्स ला रहे हैं, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें नोट कर लेनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसके बारे में बात करें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या होती है, मतलब क्या क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जुरिस्डिक्शन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की? सबसे पहली जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल, ठीक है ना, मतलब जो केसेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही फाइल हो सकते हैं। एपिलेट, अपील, नीचे वाले कोर्ट्स की अपील, हाई कोर्ट से अगर किसी को हाई कोर्ट का केस डिसीजन चैलेंज करना है, चैलेंजिंग डिसीजंस, ठीक है ना, तो चैलेंज करना है डिसीजन हाई कोर्ट का, तो वो कहाँ जाएंगे? वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। एडवाइजरी, एडवाइस मांग सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास है ये पावर। तो ये जुरिस्डिक्शंस हैं किसकी? सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना। सिंपल ओरिजिनल की भाई जो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकते हैं, बहुत कम केसेस हैं ऐसे, बट हैं, ठीक है ना। तो इन ये जुरिस्डिक्शन के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या कह रहे हैं कि भैया स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होना चाहिए, ठीक है ना। तो ओरिजिनल डिस्प्यूट्स कौन से जाते हैं यहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में या स्टेट्स के बीच में है, ठीक है ना। स्टेट्स और स्टेट्स के बीच में है तो कहाँ पे जाएगा? मान लो गुजरात और पंजाब के बीच में लड़ाई है, पंजाब हरियाणा के बीच में लड़ाई है, कौन से हाई कोर्ट में जाएंगे? नहीं, चलो इनका तो एक सा हो गया हाई कोर्ट, बट अलग अलग हाई कोर्ट्स होंगे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ठीक है। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मतलब जो यहाँ पर ही केसेस आते हैं डायरेक्टली। एपिलेट हो गया कि चैलेंज ऑर्डर करना है। एडवाइजरी होगी जो एडवाइस मांगता है प्रेसिडेंट, जो ये एडवाइस दे सकते हैं। तो ये है जुरिस्डिक्शन। नंबर 1 पॉइंट जुरिस्डिक्शन डिस्कस कर ली, ठीक है। द कोर्ट सिट्स ऑन बेंचेस। अब यहाँ पर रोस्टर क्या होता है? देखिए, अब हर जो जज होता है वो हर टाइप का केस नहीं सुनता है, ठीक है ना। उनको दिया जाता है कि अच्छा तुम ये वाले सुनोगे, तुम ये वाले सुनोगे, उसको रोस्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद और क्या? डिवीजन बेंचेस। अब बेंचेस क्या होते हैं? कुछ केसेस होते हैं जो 2 जजेस सुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 जजेस होते हैं, 7 जजेस होते हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट कुछ इंपॉर्टेंट लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है उसके अंदर, तो ज़्यादा जजेस बिठाते हैं उसके अंदर, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। 34 जजेस की कैपेसिटी, मतलब इतने जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए, इतनी सीट्स, इतनी पोस्ट हैं जजेस की, कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है ऑर्डर कि 10th लॉ कमीशन जब बैठे थे 1984 में, तो उन्होंने बोला था कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन हो चाहिए, लीगल डिवीजन हो चाहिए, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट को कैसे मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं ताकि वो और केसेस सॉल्व कर सकें, अच्छे से काम कर सकें, वो सजेशंस दी हुई हैं। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बहुत जो पता था होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बात करें ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है। देखिए, आजकल ऑप्टिकल फाइबर की सबसे ज्यादा बात क्या होती है? फाइबर वाला इंटरनेट की बहुत स्पीड है। ये है क्या? ऑप्टिकल फाइबर है क्या? तो लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर, लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर
ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेड फ्रॉम थिन सिलेंड्रिकल स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास, ठीक है ना, आर मेड of thin cylindrical strands of glass. Diameter of a typical fiber is close to diameter of a human hair, ठीक है, diameter close to diameter of human hair. These fibers can carry information. These fibers can carry information. They are strong, ठीक है। अब यहाँ पर physicist Charles Cow suggested glass fiber could be superior medium फॉर टेलीकम्युनिकेशन। अब इंटरनेट कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा स्पीड वाला इंटरनेट फाइबर ही हमें प्रोवाइड हो रहा है, तो यहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो इधर उधर हो सकती है, इंफॉर्मेशन इधर उधर होती है इससे, ठीक है ना। चार्ल्स काउ ने पहले बताया था कि भाई टेलीकम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं हम ग्लास फाइबर को, और इंटरनेट में आज की डेट में हम यूज़ भी कर रहे हैं। सिलेंड्रिकल स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास होते हैं, हेयर जैसे होते हैं। हम देखा होगा जब इंटरनेट लगाने आते हैं तो वो कहते हैं कि प्लीज इस पर स्टेप मत रखना कि बॉडी के अंदर भी घुस जाती है ये, ठीक है। फाइबर्स, लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद अ स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये सारा हमें बस इतना ही पता होना चाहिए कि यही है। और डॉक्टर काउ को क्या मिला था 2009 में? डॉक्टर काउ in 2009 received Nobel Prize in Physics। मतलब इतनी पहले ना इसने सोचा, फिर उसका यूज़ किया। तो कभी कभी होता है फल बाद में पता चलता है कि बहुत ही मीठा था, बट तब जब आप बताते हो तब शायद इतना ज़्यादा तारीफ ना हो उस चीज़ की। अब तो यूज़ हो रहा है ये। रिपोर्ट अर्जेस सेंटर टू एड्रेस इनइक्वालिटी करप्शन इन इंडिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले रिपोर्ट का नाम लिख लेते हैं। रिपोर्ट कार्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ एकेडमिक्स एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द बैनर वादा ना तोड़ो अभियान। यहाँ पे लिखेंगे वादा ना तोड़ो अभियान, ठीक है ना। अब ये क्या है? इसके अंदर एक्सप्रेस कंसर्न, टाइटल क्या है? प्रॉमिसेस एंड reality, promises and reality 2019-23 citizen review of 4+ years of NDA to government, ठीक है ना। अब ये टाइटल, ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट इसमें क्या कह रहे हैं? स्टेटस ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट साइड हरिड पैसेज ऑफ बिल्स जो हैं वो डिस्कस नहीं हो रहे हैं। असेस टू डाटा ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं जिनके वो आ रहे हैं, दे आर बीइंग रिप्रेजेंटिंग पीपल। It said the media is struggling to stay up in light of increased capital investment, ठीक है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इन्होंने बताई है। अल्टीमेटली इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने बताया रिपोर्ट बाय academics and civil society says, guys I'm sorry for the music, can't help, पड़ोसी ने लगाया हुआ है। says urges center to address inequality, report says to address inequality and corruption in India, ठीक है ना। अब क्योंकि जो टनल है उसके अंदर लोग ट्रैप्ड हैं, तो बार बार बात हो रही है अबाउट द डेथ्स ड्यू टू
ड्यू टू वर्क रिलेटेड फैक्टर्स। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बात करिए कि डेथ्स जो हो रही हैं वर्क रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से वो कितनी हो रही है, कौन कौन से एरिया में ज़्यादा है। तो नियरली 30 लाख वर्कर्स डाई एवरी ईयर ग्लोबली ओइंग टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स, या फिर तो जब काम कर रहे होते हैं उसके अंदर उन काम की वजह से डेथ हो जाती है कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर है, काम कर रहा था, ऊपर से नीचे गिर गए, या ऊपर से आके कुछ गिर गया एंड डेथ हो गई, या फिर डिजीज हो जाती है कि टाइप ऑफ वर्क ऐसा है कि कुछ काम करते हुए कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है कि उसको इनहेल कर रहे हैं, इसलिए कोई डिजीज हो रही है उनको, ठीक है ना। सेज अ न्यू रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मोर देन 63% ऑफ सच डेथ्स टेक्स प्लेस इन एशिया पैसिफिक रीजन। और ये जो डेथ्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन में, अराउंड 63% ऑफ डेथ्स जो हैं वो इस रीजन में हो रही हैं, ठीक है ना। ओवरऑल जो है 30 लाख वर्कर्स मर रहे हैं हर साल। तो ये लिख लेंगे, ठीक है ना। इंटरनेशनल लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट ऑन वर्कर्स डाइंग, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 30 लाख वर्कर्स डाई एवरी ईयर ओइंग टू, ये यहाँ पे ग्लोबली लिखना, ग्लोबली ओइंग टू वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट्स एंड डिजीजेस, ठीक है ना। और इसमें से 63% डेथ्स रिपोर्टेड फ्रॉम एशिया पैसिफिक रीजन, ठीक है। एक्सपोजर टू लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है। फिर वही इनहेलेशन वाला पार्ट, द रिपोर्ट अ कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दियर, ये थर्ड पॉइंट लिखेंगे, अ कॉल फॉर सेफर एंड हेल्दियर वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम ये है। और ये रिपोर्ट जो है वो डिस्कस कहाँ पे होगी, विल बी डिस्कस्ड एट, ये फोर्थ पॉइंट बनेगा, विल बी डिस्कस्ड एट 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। यहाँ पर हमें ये भी बताया हुआ है कि 23rd वर्ल्ड कांग्रेस जो है वो हुई है वहां पर, ठीक है। चलिए अब आगे चलेंगे। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रिपोर्ट लेकर आई है कि ऑन वर्कर्स डाइंग वाइल डूइंग वर्क। तो कह रहे हैं 30 लाख पीपल डाई ग्लोबली, वर्कर्स जो हैं ड्यूरिंग वर्क मरते हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट्स या फिर डिजीजेस। और 63% जो ऐसे लोग हैं वो एशिया पैसिफिक रीजन में उनकी डेथ होती है, ठीक है। ये रिपोर्ट का नाम क्या है, कॉल फॉर सेफर एंड हेल्थियर वर्किंग एनवायरनमेंट। 23rd वर्ल्ड कांग्रेस ऑन सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क कहाँ पर हो रही है, सिडनी, वहां पर ये जो रिपोर्ट है वो डिस्कस होने वाली है, ठीक है ना। तो ये जो है चीज होगी। अब यहाँ पर ILO रिपोर्ट सेड दैट सो फार 79 आउट ऑफ 187 मेंबर कंट्रीज हैव रेटिफाइड ILO ऑक्यूपेशनल। अब यहाँ पर ये नेक्स्ट ही एक चीज के बारे में बात करें तो लिखते हैं ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, ठीक है। सेफ्टी एंड हेल्थ, ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज है वो पॉइंट क्या बनेगा, 79 आउट ऑफ 187 मेंबर कंट्रीज हैव ratified द अबव कन्वेंशन, ठीक है ना। मतलब इतनी कंट्रीज 187 मेंबर कंट्रीज हैं, 187 मेंबर कंट्रीज हैं, तो उसके अंदर से 79 ने रेटिफाई किया हुआ है कि हम मानते हैं ये कन्वेंशन जो कह रहा है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वाइल 62 कंट्रीज, ठीक है। अब ये दूसरे कन्वेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो कर लेते हैं। वाइल
62 countries have ratified the promotional framework for occupational safety and health convention 2006। तो ये वर्कर्स की सेफ्टी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनकी बात हो रही है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज, इंडिया हैज नॉट रेटिफाइड बोथ द कन्वेंशंस। इंडिया ने दोनों ही कन्वेंशंस को नहीं रेटिफाई किया है। इंडिया कहता है मैं ये नहीं मानूंगा, ठीक है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया ने दोनों ही कन्वेंशन, ना तो इंडिया ने ILO ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन और ना ही इंडिया ने प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कन्वेंशन 2006 को साइन किया है। तो यहाँ पर हमें याद रखना पड़ेगा कितने मेंबर्स हैं, कितने कन्वेंशन किन्होंने साइन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद रिपोर्ट सेड दैट, मैंने बताया था डिजीजेस, लंग कैंसर हो जाता है, ब्रोंकस, ट्रैकिया, तो ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों की सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है। वर्कर्स की स्किन कैंसर हो जाता है उनको। द रिपोर्ट ऑल्सो रिकमेंडेड 5 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। दीज आर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इफेक्टिव रिकग्निशन ऑफ राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि अबॉलिश कर देना चाहिए चाइल्ड लेबर, जो बच्चों से काम करवाते हैं, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट होती है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो ये 5 प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। हमारे लिए जो हमने ऊपर पढ़ा है, अगर हम इतना याद कर लें तो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा। आगे चलेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, ये लिखेंगे। चलिए आइए, क्रिस्टोफर लक्सन स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। फॉर्मर एयरलाइन बॉस क्रिस्टोफर लक्सन फॉर्मली टुक ऑफिस एज न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर ऑन मंडे, वाइंग टू टेम इन्फ्लेशन एंड ब्रिंग डाउन इंटरेस्ट रेट्स। इन्फ्लेशन मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है न्यूजीलैंड में, उसको कम करना होगा इनको। लक्सन टुक ओवर 6 वीक्स आफ्टर हिज कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी वन नेशनल इलेक्शंस। तो इसकी कंजर्वेटिव यहाँ पे लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी वन इलेक्शंस, ठीक है ना। एंडिंग अ 6-year लेबर पार्टी रेन अशर्ड बाय जेसिंडा अर्डर्न। तो जेसिंडा अर्डर्न जो थी वो लेबर पार्टी की थी, वो हार गई थी, मतलब वो हार गई, उनकी जगह कोई और आ गया था, उनकी भी रिप्लेसमेंट आ गई थी। हमें याद रखना है कि हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। क्रिस्टोफर लक्सर का पेन नहीं आता, पायलट पेन आता लक्सर, वैसे लक्सर क्रिस्टोफर कोलंबस न्यूजीलैंड, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? कंजर्वेटिव नेशनल पार्टी को। पार्टी का नाम आना बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। मोस्टली नाम ही पूछा जाता है कि कौन नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसी कंट्री के। इंडिया हैज स्टार्टेड अ स्पेस रोड मैप फॉर अप टू 2047। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चोज टू लैंड चंद्रयान इन द साउथ पोल ऑफ द मून। हमें ये पता होना चाहिए कि चंद्रयान 3 जो है कहाँ पे लैंड हुआ, साउथ पोल ऑफ द मून, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ, क्यों वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, फ्यूल हो सकता है, उसका रिसर्च करना था इसलिए। ड्यूरिंग एन इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स, मिस्टर वीरा मुथुवल सेड इंडिया चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन है? ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, ये हम लिखेंगे, ठीक है। मिस्टर विनवल सेड इंडिया हैज अ रोड मैप ऑफ फॉर इट्स स्पेस प्रोग्राम टिल 2047. The ISRO wanted to set up its space station by 2035. Water molecules could be used as a resource of fuel. Water molecules को as a resource use किया जाता है, as a source of fuel use करा जा सकता है, ठीक है ना। तो stating that all planet explorations aimed at new resources, कि resources ढूंढ रहे हैं कि हमने अर्थ के तो यूज कर दिए, चलो अब कहीं और ढूंढे। लूना 25 रशिया का मून मिशन था जो फेल हो गया था, और वो भी कहाँ लैंड करवाना चाहते थे? साउथ पोल के पास में ही, जहां पर हमने चंद्रयान 3 को लैंड करवाया। चंद्रयान 3 had shown that one should not view failure as setback but as a lesson from which one could learn and come back stronger. Yes, this is a very important quote. ये हमने नोट नहीं करनी है, बट हाँ इससे हमें सीखना चाहिए कि अगर हम फेल हो जाते हैं हमें उससे सीख कर आगे बढ़ना चाहिए, ना कि उसको रोता ही रहना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया। तो यहाँ पर
यहाँ पे हमें लिखना होगा इंडिया हैज अ रोड मैप फॉर इट्स स्पेस प्रोग्राम्स टिल 2047, मतलब 2047 तक का हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमारे क्या स्पेस प्रोग्राम्स होंगे। ठीक है ना, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, ये अलग अलग पॉइंटर्स बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन है। चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरा मुथु वेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन निकल सकता है। चलिए आगे चलेंगे। इजराइल एंड हमास अग्री टू एक्सटेंड ए सीज फायर। सीज फायर क्या होता है, स्टॉप फायरिंग। तो अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पे। जो होस्टेजेस मतलब जो बंधक बनाए थे हमास ने, वो छोड़ रहे हैं। इजराइल के जो होस्टेजेस थे, जो लोगों को हमास वाले उठा के ले गए थे इजराइल से, कतर जो है वो मीडिएशन कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम पहले भी लिख चुके हैं। कौन सी गवर्नमेंट मीडिएशन कर रही है, कतर की जो गवर्नमेंट है वो मीडिएशन कर रही है। कौन सी गवर्नमेंट मीडिएशन कर रही है, कतर की जो गवर्नमेंट है वो मीडिएशन कर रही है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आयरिश ऑथर पॉल लिंच वन द 2023 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसको यहीं पे याद करके जाओ। पॉल लिंच, पॉल लिंच। ठीक है, लंच, पॉल लंच करने आया था, यू को वाई से कर दो। आयरिश ऑथर लिखेंगे, आयरिश ऑथर पॉल लिंच वन 2023 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। ठीक है, अब इसको लर्निंग ट्रिक लिखेंगे, लर्निंग ट्रिक। लर्निंग ट्रिक क्या बनेंगे, पॉल लंच। तो ये यू जो है इसको वाई के साथ कर दिया तो मिल जाएगा लिंच। ठीक है, किस के लिए बना, ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। सेकंड, फॉर हिज नॉवल प्रॉफिट सॉन्ग। ठीक है ना, विच इज अ डिस्टोपियन वर्क। डिस्टोपियन वर्क मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु इमेजिन्स और फोरसीज अ स्टेट और सोसाइटी वेयर देयर इज ग्रेट सफरिंग। ठीक है ना, दुखद इंसान दिखाया हुआ उसको। ही बिकम्स द फिफ्थ became the fifth Irish writer to win high profile literary प्राइज। ठीक है, क्या बना, फिफ्थ ऐसा अवार्ड विनिंग और जो आयरिश आयरलैंड से जिनको लिटरेरी मिला है अवार्ड। ठीक है ना, हैज प्रोपेल टू फेम काउंटलेस हाउस होल्ड नेम्स, सलमान रश्दी, मार्गरेट अटवुड एंड हिलेरी मैंटल। अब इसमें थर्ड पॉइंट बनेगा, चेड नहू कैनेडियन नॉवलिस्ट, कैनेडियन, ये प्लीज ये पॉइंट्स नोट करें, कैनेडियन नॉवलिस्ट ऐसी एजुगिरी से ऐसी एजुग्यान चेयर्ड द 5-person जजिंग पैनल। ठीक है ना, किसने चेयर किया, कैनेडियन नॉवलिस्ट ऐसी की तैसी एजुग्यान। ठीक है, उसके बाद द बुकर इज अ बुकर अवार्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बुकर इज ओपन to works of fiction by writers of any nationality, written in English and published in the UK or Ireland। ठीक है ना, तो मतलब किसी भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं, बट उन्होंने अपनी बुक यूके या आयरलैंड में पब्लिश करी होनी चाहिए। फिक्शन बुक्स के लिए ये बुकर प्राइज मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर किसने जीता था, बुकर नहीं, पहले बुकर वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1947, 1947 में 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 1947
1969 बुकर पहली बार किसको अवार्ड किया गया था? It was awarded in 1969. Booker was first awarded in 1969. ठीक है. लास्ट विनर कौन थे? श्रीलंकन राइटर शेहान तिलका of Sri Lanka for the 7 moons of माली अल्मेडा. अभी लास्ट ईयर का क्या पूछा जा सकता है? यस, पूछने को पूछ सकते हैं. 7th, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रीवियस आयरिश विनर्स, आयरिस मुर्डोच, जॉन बैनविले, रॉडी डॉयल एंड एन एनराइट. मैम क्या हमें ये सारे याद करने की जरूरत है? बिल्कुल. ये सारे 7 के 7 पॉइंट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है. किसी में से भी क्वेश्चन बन सकता है. मेजर ऑब्वियसली ऑथर का नाम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्वेश्चन कहीं से भी निकल के आ सकता है, तो प्लीज याद कर देना. ठीक है ना. S&P ग्लोबल रेटिंग्स क्या बोल रहा है? कितनी GDP रहेगी इंडिया की? S&P ग्लोबल रेटिंग्स India's growth forecast for 2024 to 6.4%. कहते हैं कि 6.4% हमारी ग्रोथ हो सकती है. ठीक है. एलेट वाले बच्चे, इवन जो दिसंबर 2023 में एलेट हो रहा है, क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे. ठीक है जी. चलिए आगे चलेंगे. सिनर हेल्प्स एंड इटली 47 ईयर वेट फॉर ग्लोरी. डेविस कप कितने जीता? इटली वन डेविस कप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. ठीक है. फर्स्ट टाइम सिंस 1976, पहली बार जीता है. ठीक है जी. वेब स्पेस टेलीस्कोप कह रहे टीनेज गैलेक्सीज हैं. जैसे ह्यूमन में टीनेज होते हैं, वैसे इनके अंदर ह्यूमन टीनेज के साथ रिजेम्बलेंस है. ये किसने बोला है? ठीक है. वेब स्पेस टेलीस्कोप स्पॉट्स टीनेज गैलेक्सीज. ठीक है जी. चलिए अब जैसा कि आगे चलेंगे. फॉक्सकॉन टू इन्वेस्ट. गाइस अगर आप loggery.in से लेक्चर्स खरीदना चाहते हैं तो प्लीज़ खरीद लीजिए. करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं. 5 to 6 आवर्स, 7 to 8 आवर्स में मैक्सिमम आपका फुल मंथ रेडी हो जाएगा. आपको रिविजन करना है. आपको कोई ऐसा चाहिए कि कोई आपको पढ़ा दे, रटा दे, समझा दे करंट अफेयर्स, तो वो क्लासेस आपके लिए हैं. ओनली फॉर ₹300 ये क्लासेस आपको मिलती हैं. ये करंट अफेयर नोट्स आपको ₹100 में मिल जाते हैं और loggery.in. लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हमारे पास मॉक टेस्ट अवेलेबल है फॉर COT PG, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और BHU का जो एंट्रेंस एग्जाम है 3 years लॉ उसका, एंड MHCET 3 years का, तो वो भी आप इनरोल कर सकते हैं उसके लिए loggery.in पर जाकर. ठीक है. देखिए अब यहाँ पे फॉक्सकॉन के बारे में बात हो रही है. तो फॉक्सकॉन जो है इन्वेस्ट करेगी अनदर $1.6 billion इन इंडिया एज US चाइना टेंशंस राइज. ठीक है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉक्सकॉन to invest another $1.6 billion in India. तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट आईफोन मेकर हॉर्न हाई प्रिसिशन इंडस्ट्री को, ऑल्सो नोन एज फॉक्सकॉन, प्लान्स टू एक्सपैंड इट फुटप्रिंट. तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट आईफोन मेकर on high precision industry को, also known as Foxconn, planning to invest. क्यों इन्वेस्ट कर रही है? डाइवर्सिफाई, स्ट्रैटेजी टू
डाइवर्सिफाई आउटसाइड चाइना, कि हम आउटसाइड चाइना भी हमारे प्रोडक्शन यूनिट्स होने चाहिए, इसलिए ये लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। ठीक है ना। द अनाउंसमेंट वॉज मेड इन एन एक्सचेंज फाइलिंग इन ताइवान. इट डिड नॉट गिव एनी फर्दर डिटेल्स, सेइंग ओनली दैट द इन्वेस्टमेंट वॉज फॉर ऑपरेशनल नीड्स. द इन्वेस्टमेंट वॉज मेड थ्रू अ फॉक्सकॉन सब्सिडरी हॉर्न हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट विच इज रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र सिंस 2015. ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट थ्रू फॉक्सकॉन, मतलब फॉक्सकॉन की बहन कंपनी, फॉक्सकॉन सब्सिडरी मतलब बहन, ऑन हाई टेक्नोलॉजी इंडिया मेगा डेवलपमेंट which is registered in Maharashtra since 2015, which is registered in Maharashtra. तो किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट हुई है? इस कंपनी के थ्रू, जो 2015 से महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। ठीक है जी। फॉक्सकॉन इज लार्जेस्ट ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर फॉर एप्पल एंड गेट्स हाफ ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर अमेरिकन टेक जाइंट। ठीक है ना। ये क्या करता है? फॉक्सकॉन इज largest global contract manufacturer for Apple. ठीक है ना। मतलब सबसे ज्यादा एप्पल के लिए यही प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या बनेगा? इट इज बिल्डिंग वन फैक्ट्री मोर इन इंडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बिल्डिंग फैक्ट्री इन इंडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक components manufacturing facility in Tamil Nadu's Kanchipuram डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। तो कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में क्या कर रहे हैं ये लोग? एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की फैक्ट्री ऑलरेडी बना रहे हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद इन कर्नाटका, ये सोच रहे हैं कर्नाटका के अंदर आईफोन कंपोनेंट्स यूनिट बना ले, देखने भी आए थे चीजें। Foxconn has also said it will set up semiconductor production lines in the country. तो semiconductor production line, semiconductor क्या होते हैं? जो चिप्स डलते हैं हर गैजेट्स के अंदर, वो भी ये लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 28 नवंबर खत्म होता है, तो आइए 27 नवंबर पढ़ेंगे। SC has always acted as People's Court CJI on Constitution Day. Chief Justice of India D.Y. Chanchud on Sunday said it has the solemn duty of current generation to keep afloat the idea of India powered by a constitution based on principle of individual liberty, equality, fraternity, equality, liberty, आज़ादी दो, ये सब। तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर को नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट होता है। क्यों होता है? ऑन दिस डे 1949 Constituent Assembly of India formally adopted the Constitution of India that came into force on, मतलब कुछ components of the Indian Constitution जो थे वो इस डे पे आ गए थे, बट फुल फ्लेज जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया वो अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को। The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19 November 2015 notified the decision of Government of India to celebrate 26 November as Constitutional Day. तो 26 नवंबर को लॉ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 26 नवंबर को क्या है? 26 नवंबर, सबसे पहला पॉइंट सेलिब्रेटेड एज लिखिए साथ साथ में, celebrated as national law day and
Constitution Day. Why? On this day, in 1949, Constituent Assembly of India, Constituent Assembly of India, Constituent Assembly of India formally adopted Constitution of India. ठीक है ना. अब इस दिन पर पूरी नहीं, 1949 26 नवंबर 1949 को फुल फ्लेज नहीं अडॉप्ट करी गई थी. ठीक है. फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुली अडॉप्टेड ऑन 26 Jan 1950. ठीक है, जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, PYQ है, बहुत आता है, तो आपको पता होना चाहिए. चलिए, सेंटर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्लोजली मॉनिटर केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस. तो हमने ये पहले भी पढ़ा था और इसके बारे में लिखा भी था. क्या हो रहा है वहां पर चाइना में? द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन संडे directed the state governments to closely monitor cases of influenza like illness and severe acute respiratory illness in the wake of recent reports of surge का मतलब increase in respiratory illness in children in northern China. The states have also been directed to send nasal and throat swabs of patients with such conditions. ठीक है ना, तो चेक रखने को बोला गया क्योंकि चाइना में ऐसे केसेस आ रहे. कोविड के बाद ये डर अब बैठ गया है. आयुष्मान भारत सेंटर्स टू बी नाउ कॉल्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर. ये लिखेंगे आयुष्मान भारत टू बी कॉल्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर. क्या बोलेंगे आयुष्मान भारत को? आयुष्मान आरोग्य मंदिर. पर आयुष्मान भारत स्कीम वही है ना जो मेडिकल के लिए हेल्प कर रहे हैं. ठीक है ना, कवर प्रोवाइड करें कि 5 लाख तक का कवर प्रोवाइड करें हर परिवार को जो पुअर है, कि वो अपना जो ट्रीटमेंट है वो ले सकें. ठीक है ना, वो सेंटर्स को क्या बोलेंगे? आयुष्मान भारत. द यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम द एग्जिस्टिंग आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स. अभी क्या नाम है? एग्जिस्टिंग नेम क्या है? लिखेंगे existing name आयुष्मान भारत health and wellness centers. ठीक है ना, ये क्या है? ABHWCs है. ठीक है ना, और इसके अब क्या नाम रख देंगे इसका? आयुष्मान आरोग्य मंदिर. ठीक है ना, टैगलाइन नाउ आयुष्मान आरोग्य मंदिर विद टैगलाइन. क्या टैगलाइन होगी? आरोग्यम परमान धनम. क्या टैगलाइन होगी? आरोग्य परमान धनम. ठीक है ना. In its letter to all states and union territories, the Union Health Ministry has urged that they complete the rebranding process by the end of 2023. As part of this effort, states को बोला गया कि आप अपलोड करिए. ठीक है ना, तो रीब्रांडिंग कर रहे हैं. अब इसमें नाम क्या रखा है वो हमें पता होना चाहिए. इंडिया करंटली हैज 1.6 लाख. ठीक है ना, ये भी लिख लेंगे. इंडिया करंटली हैज more than 1.6 lakh ABHWCs. ठीक है ना, जहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर हो रहा है, मेटर्नल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, फ्री एसेंशियल ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहे हैं. स्क्रीनिंग ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओरल, ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर, ये सब कुछ सॉरी फॉर द बर्ब प्रोवाइड कर रहे हैं. उसके बाद ओल्ड सेंसरशिप इन अ न्यू मीडियम. ऑन November 12 एज इंडिया वोक अप टू सेलिब्रेट दीपावली. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं सिलक्यारा जो टनल है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि पहले इसके बारे में बात नहीं हुई, फिर बात हुई,
गवर्नमेंट जो है दबाने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो ये सब कुछ बोला गया है और उसमें कहा गया है कि मीडिया को दबाने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। तो इसमें हमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो टनल का डिटेल्स था वो मैंने आपको पहले लिखवा दिया है। अब बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में कि इंडिया की जो एयर है बहुत सारे सिटीज़ की बहुत ही ख़राब हो गई है, रेड जोन में आ गई है, ठीक है। हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ गए हैं और बढ़ेंगे आगे। एज पर 2 seminal studies pertaining to Delhi, the urban emissions 2015 and 30 studies 2018, a significant contributor to urban smog, ठीक है, स्मोक के साथ फॉग मिल जाती है, स्मॉग बन जाता है, PM 2.5 मतलब बहुत पार्टिकुलेट, PM स्टैंड्स फॉर पार्टिकुलेट मैटर, बहुत ही माइन्यूट है, ठीक है ना, और ये हमारी बॉडी में जाता है और बहुत ज़्यादा हमें हार्म कॉज करता है, विच इज़ कॉज बाय ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर 2.5 और PM 10। अबाउट 9 लाख न्यू ट्रक्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, CO2 की जो एमिशंस हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये सारी बात हो रही है, इसमें से हमें नोट करने की अभी ज़रूरत नहीं है। द इंडिया AIQ आपको पता होना चाहिए और पार्टिकुलेट मैटर AQI क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे तो विक्ट्री ऑफ गीट विल्डर्स, अ फार राइट एंटी इस्लाम पॉपुलिस्ट इन पार्लियामेंट इलेक्शन हैव पुट द नेदरलैंड्स लॉन्ग। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए नेदरलैंड्स में जो न्यू लीडर है उनका नाम क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स लीडर कौन है, गीट विल्डर्स, वाइल्डर्स। अब देखो यार यहाँ पे हम गीत से याद कर सकते हैं, गीत में आर डाल दिया, ठीक है, और वाइल्ड वाइल्डर्स से बन गया, तो ये तो इजी है, वाइल्ड और अर्स लगा दिया, तो ही इज अ न्यू लीडर ऑफ नेदरलैंड्स। अबाउट 88,900 वुमेन एंड गर्ल्स वर इंटेंशनली किल्ड वर्ल्ड वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स इन 2022। Recent study from the United Nations Office on Drugs and Crime and UN Women shows this is the highest number of fatalities in a year in the past 20 years. तो ये लिखेंगे about 88,900 women and girls were intentionally killed worldwide on the grounds of gender related factors in 2022, ठीक है ना। A study from United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC and UN Women shows, ठीक है ना, कि ग्राउंड्स ऑफ जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स, जैसे कि हमें लड़का चाहिए, इंडिया में इसलिए लड़कियों को मार दिया जाता है, आज भी मारा जाता है, हमें पता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वर्ल्ड वाइड कुछ ना कुछ रीजंस की वजह से 88,900 वुमेन इंटेंशनली जानबूझ के मारी गई। ये किसने बोला है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम और UN वुमेन की स्टडी जो है वो बता रही है, ठीक है। Why has Binance been fined by the US? Binance fined by US, तो लिखेंगे Binance fined by US से, क्योंकि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे वो ये लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी, US फाइंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी with a $4.3 billion fine. क्यों? Because violated US sanctions which led to exchange of money with terrorist groups. Terrorist groups आपस में पैसे exchange कर पाए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर announce his resignation. Chang Peng Zhao CEO resigned. ये भी पार्ट ऑफ द डील है, दिस वॉज पार्ट ऑफ द डील कि ये रिजाइन करेगा, पार्ट ऑफ डील, ठीक है ना। इन सियाटल चांगपंग प्लीडेड गिल्टी टू वायलेटिंग बैंक सीक्रेसी, ठीक है ना, वायलेटेड बैंक सीक्रेसी
act by not maintaining an effective anti-money laundering program. He will have to pay a $50 million fine and his resignation as a part of large legal deal. ठीक है, कितना फाइन है? $50 million fine plus his resignation. ठीक है ना? कंपनी फाउंडेड इन, लिखेंगे कंपनी फाउंडेड इन 2017. Binance was charged with not maintaining a working anti-money laundering program. मतलब illegally लोग जो पैसे कमा रहे थे उनका भी ट्रांसफर अलाउ किया गया. Associated transactions associated with terrorist groups like Hamas, Al-Qaeda and ISIS went unreported. ठीक है जी. Why is बिहार demanding special category status? इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बिहार is demanding special category status. ये हमने पहले भी न्यूज में लिखा हुआ है, नोट्स बनाए हुए. स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं. तो बिहार जो है वो स्पेशल स्टेटस डिमांड कर रहा है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. उसका फायदा क्या है और वो किस स्टेट को मिलता है ये डिस्कस करेंगे. ठीक है. ऑन नवंबर 2022 द चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड कैबिनेट पास्ड अ रेजोल्यूशन सीकिंग द ग्रांट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस. ठीक है ना. बिहार गवर्नमेंट passed resolution seeking the grant of special category status, that is SCS, to Bihar. ठीक है ना. तो SCS जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू बिहार, इन्होंने रेजोल्यूशन पास कर दी. ठीक है ना. अब यहाँ पर किस चीज के चलते, बिहार कास्ट सर्वे जो किया उसके अंदर विच रिवील दैट नियरली 1/3 ऑफ बिहार पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूज टू लिव इन पॉवर्टी. वाई, क्यों करा? ठीक है ना. फाइंडिंग्स फ्रॉम बिहार कास्ट बेस सर्वे 2022 revealed 1/3 of Bihar's population continues to live in poverty. मतलब अभी भी जो बिहार की पॉपुलेशन है वो गरीबी में रह रही है, 1/3 पॉपुलेशन जो है. ठीक है ना. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए. बट उससे मिलने से क्या होगा? इट इज क्लासिफिकेशन ग्रांटेड बाय सेंटर गवर्नमेंट. थर्ड पॉइंट लिखेंगे, SCS is a classification granted by the center to assist the development of states that face geographical और socio-economic disadvantages. अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो बन रहा है वो
SCS को क्लासिफिकेशन कौन देता है, किसके पास पावर है टू क्लासिफाई एज SCS स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये एक क्वेश्चन बनता है। किसको दी जाती है, जिनको जोग्राफिकल या सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस है, पहाड़ों में रह रहे हैं। SCS was introduced in 1969 on recommendation of Fifth Finance Commission. Five factors such as hilly and difficult terrain, low population density and or major sizable share of tribal population, strategic location along international borders, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। अब ये किसको दी जाती है, देखिए यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम इसको दोबारा लिख भी इसलिए रहे हैं क्योंकि पिछली बार इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था हमने, ठीक है ना। SCS was introduced in 1969 on recommendation of Fifth Finance Commission. Five factors such as 1. Hilly and difficult terrain. 2. Low population density. Or sizable share of tribal population. Strategic location along international borders. Economic and infrastructural backwardness. And fifth is non-viable nature of state finances are considered before non-viable nature of अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा, अगर हम स्टार्टिंग से पढ़े कि बिहार ने एक रेजोल्यूशन पास कर दी है कि हमको स्पेशल स्टेटस कैटेगरी देना चाहिए। स्पेशल स्टेटस कैटेगरी क्यों देना चाहिए, SCS क्यों देना चाहिए, क्योंकि हम गरीब है, हमारी 1/3 पॉपुलेशन जो पुअर है। वो कैसे पता चला, बिहार में जो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में कि कहाँ कौन सी स्टेट में कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ, विच स्टेट कंडक्टेड कास्ट बेस्ड सेंसस, ठीक है ना। वो बिहार में हुआ और पता चला है कि बहुत सारी पॉपुलेशन 1/3 ऑफ पॉपुलेशन जो है वो गरीबी में रह रही है, इसलिए हमें करना चाहिए। अब SCS के बारे में बात हो रही है तो SCS कब आया, 1969 में फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया था। और ये कब दिया जाता है स्टेटस, हिली एरिया हो, ठीक है, बॉर्डर के पास हो, ये 5 कैटेगरीज में से कुछ हो तब उनको दिया जाता है। अब इसके अंदर क्या फायदा हो जाता है, इन 1969 3 स्टेट्स जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड नागालैंड वर ग्रांटेड SCS। Subsequently 8 more states including Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand were given the SCS by the erstwhile National Development Council। अब यहाँ पे हमारा 5th पॉइंट आ जाएगा कि किन किन स्टेट्स के पास ये स्टेटस जो है वो है, ठीक है। अभी तक 1969 में किन किन को दिया, 3 स्टेट्स को मिला था। कौन कौन सी वो स्टेट्स थी, जम्मू एंड कश्मीर, असम and Nagaland were granted SCS, ठीक है ना। और इसमें 8 more states including अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश and Uttarakhand SCS status by National Development Council।
देखिए अब यहाँ पर द SCS states used to receive grants based on Gadgil-Mukherjee formula which earmark nearly 30% of total central assistance for states to the SCS states. तो इनको जो फंड्स हैं वो ज़्यादा मिलते हैं सेंटर से, ये स्पेशल स्टेट्स हो गई, ठीक है. 30% ऑफ द टोटल सेंट्रल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स टू SCS states. However, after abolition of planning commission, अब क्या increase to 41% in the 15th finance commission from 32%. Additionally, in SCS states, the center जो सेंटर फंड करती है स्कीम्स, ठीक है ना, सेंटर स्टेट फंडिंग जो होते हैं, कुछ मतलब स्कीम्स होते हैं जो जिसमें कुछ पैसा सेंटर देते हैं कुछ स्टेट देती है, उसमें जो है 90% जो है वो सेंटर देगी और 10% ही स्टेट देगी, ऐसा भी होता है. तो फंड्स जो है वो ज्यादा ग्रांट किए जाते हैं, ठीक है ना. ठीक है. अब यहाँ पे द डिमांड फॉर SCS फॉर बिहार हैज बीन बाय वेरियस पार्टीज. अब ये सारा उन्होंने लिख ही दिया कि क्यों मांग रहे हैं कि भाई हमारे पुअर उसमें आते हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए हमें देना चाहिए. अब यहाँ पे चबाहर पोर्ट की बात हो रही है. चबाहर पोर्ट कहाँ पे? ईरान के अंदर है. और इसके अंदर जो इंडियन कंपनी है वो चबाहर पोर्ट एक्चुअली कंटेन्स 2 सेपरेट पोर्ट सच एज शाहिद कलांतरी एंड शाहिद बेहिस्ती. इंडियन फर्म इंडियाज पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड टुक ओवर शाहिद बेहिस्ती पोर्ट. तो एक पोर्ट जो है चबाहर पोर्ट के अंदर जो 2 सेपरेट पोर्ट्स हैं उसमें एक पोर्ट इंडियन कंपनी है वो संभाल रही है. इट इज कंसिडर्ड गोल्डन गेटवे टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड बाय इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज. तो यहाँ पे चबाहर पोर्ट का लिख लेते हैं. चबाहर पोर्ट, चबाहर पोर्ट, ठीक है. ये सबसे पहले है कहाँ पे? नंबर 1 ये ईरान में है, ठीक है ना. ट्रेड बाय इंडिया किसमें हेल्प करेगा? ट्रेड बाय इंडिया एंड अफगानिस्तान विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है ना. और ये हमें पता होना चाहिए कि इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज से ट्रेड कर सकते हैं थ्रू चबाहर पोर्ट. कहाँ पर है ये? ईरान में है, ठीक है. उसके बाद मोदी टू टेक पार्ट इन वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट. COP 28 कहाँ पर हो रही है? 28th एडिशन ऑफ COP 28 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो क्लाइमेट चेंज से डील करती है वो दुबई में हो रही है. गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम बहुत बार लिख चुके हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पर COP 28 लिख लेते हैं. एक मिनट रुको. COP 28. सबसे पहले आपको COP 28 के अंदर एक चीज पता होनी चाहिए कि COP की फुल फॉर्म क्या है. COP की फुल फॉर्म इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ये क्या है? 28th एडिशन है. व्हाट इज द एडिशन? इट इज द 28th एडिशन, ठीक है ना. अब यहाँ पे एट दिस इवेंट सो कॉल्ड हाई लेवल सेगमेंट, एक क्या होने वाला है? हाई लेवल सेगमेंट. हाई लेवल सेगमेंट क्या है? हाई लेवल सेगमेंट जो है उसमें वर्ल्ड लीडर्स और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर एक्सपेक्टेड टू, वर्ल्ड लीडर्स और देयर representatives are expected to make statements on behalf of their countries outlining their intent and contribution to cut greenhouse गैस एमिशंस. कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हैं उनसे रिलेटेड उनका इंटेंट क्या है ये लोग बताएंगे हाई लेवल सेगमेंट में. देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन. हमारे प्राइम मिनिस्टर वैसे जाएंगे पर ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ नहीं है. सेकंड पॉइंट आता है पंचामृत. ये क्या है? पंचामृत जो है इन 2021 एट 26th एडिशन of COP in Glasgow, Scotland, Mr. Modi had announced 5 specific targets. Mr. Modi had announced 5 specific targets titled
पंचामृत। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे बोले थे, ठीक है, क्या है इसके अंदर ना, व्हाट इज पंचामृत, ये हम पढ़ेंगे। पंचामृत इज एज पार्ट ऑफ इंडियाज, पंचामृत एज पार्ट ऑफ इंडियाज क्लाइमेट एक्शन प्लान, ठीक है। These consisted of committing India to, ठीक है, as follows, ये लिख लो बस, as follows। नंबर 1 क्या है, committing India to be net zero और carbon neutral by 2070। क्या होना, कार्बन नेट जीरो और कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, ठीक है। कमिटिंग एटलीस्ट 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी इंस्टॉलेशंस बाय 2030 टू बी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस, ठीक है ना। ये कहाँ से उन्हें 500 गीगावाट कहाँ से आने, नॉन फॉसिल सोर्सेज में से आने, ठीक है ना। कटिंग कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स, कटिंग कार्बन एमिशंस बाय 1 बिलियन टन्स, reducing carbon intensity of the economy by 45%, reducing carbon intensity of economy by 45%, meeting half of its energy requirements from renewable energy बाय 2030। तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पंचामृत डिक्लेयर करें, और ये इसमें से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अ की फीचर ऑफ कोप समिट इन दुबई विल बी द कंक्लूजन ऑफ ग्लोबल स्टॉकटेक, ठीक है ना। अब यहाँ पे की फीचर ऑफ कोप दुबई इज कंक्लूजन ऑफ global stocktake. Now what is global stocktake? First ever reckoning of the actions taken by each country towards achieving targets set at COP in Paris in 2015। अब देखेंगे कौन सी कंट्री ने कितने स्टेप्स लिए हैं जो पेरिस के अंदर अग्रीमेंट हुआ था कि जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है और 1.5 डिग्री तक सीमित रखने की कोशिश करनी है। तो दैट इज व्हाट इज ग्लोबल स्टॉकटेक, ठीक है ना, वो बताएंगी कंट्रीज। अ स्पेट ऑफ रीसेंट रिसर्च रिपोर्ट शो दैट एक्शंस, तो कलेक्टिवली जो एमिशंस वो बहुत सारी रिसर्चेस शो कर रही हैं कि हम ट्रैक पे नहीं है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो डिस्कशन होगी। आर्म्ड ग्रुप सीजेस चाइना म्यांमार बॉर्डर क्रॉसिंग फ्रॉम म्यांमार जुंता। तो अब यहाँ पर एन एथनिक माइनॉरिटी आर्म्ड ग्रुप इन म्यांमार, ये म्यांमार ये लिखेंगे, एथनिक माइनॉरिटी armed group in Myanmar has seized control from country's ruling junta of border crossing to China। अब यहाँ पे क्या हुआ है,
देखिए म्यांमार जो है वहां पर कू हुआ, ठीक है। म्यांमार में क्या हुआ? कू का मतलब क्या होता है? फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट, लिखेंगे फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। इससे क्या हुआ? मिलिट्री जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होकर गवर्नमेंट पावर में आई थी वो रिमूव कर दी गई, और कौन पावर में आ गया? मिलिट्री, जिसको ये जुंता बोलते हैं। अब जुंता के साथ बहुत सारे ग्रुप्स जो है लड़ रहे हैं मिलिट्री के साथ, और यहाँ पर माइनॉरिटी ग्रुप ने जुंता से मतलब मिलिट्री से बॉर्डर क्रॉसिंग टू चाइना का जो वो कंट्रोल है वो ले लिया है। The groups have seized dozens of military positions and towns important to trade with China, choking commerce routes for the cash-strapped junta. An offensive by the Myanmar National Democratic Alliance Army, one of the 3 allied groups, captured Keen San Quad border gate. तो ये वाले जो ग्रुप है किसने? म्यांमार, लिखेंगे म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी, that is MNDAA, captured Keen San Quad border gate. ठीक है, वन मोर MND also reported they seized one more trade gate which is called Kin San Kiawat in Mongo area, Moose district. ठीक है, it added that the alliance included Arakan army and Tang National Liberation Army has taken other position in the border trade zone after the assault began. MND has raised its flag in the border. तो इन्होंने the gate was reopened in 2022 after pandemic. तो ये यहाँ पर major trade areas यहाँ पे लिखेंगे seized dozens of towns important for trade with China, right? तो यहाँ पर आर न्यूज एंड्स, एंड अगर आप loggery.in से कुछ भी खरीदना चाहते हैं तो गो हेड एंड बाय, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सितंबर की करंट अफेयर्स भी लाइव हो गई है। यहाँ पर आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स, जिसके अंदर आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं और क्लासेस भी मिलते हैं। मंथली लेक्चर्स होते हैं, मंथली लेक्चर्स का कॉस्ट है ₹300, जिसमें आपको क्लासेस प्लस डिजी नोट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 7 to 8 आवर्स के अंदर आप अपना फुल मंथ जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिस इज अ गुड चॉइस। डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं फॉर जस्ट ₹100, एंड आप हमसे मॉक टेस्ट भी खरीद सकते हैं जो है MHCT और CUET के मॉक टेस्ट। दे आर अवेलेबल ऑन loggery.in, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक दैट आउट। दैट्स इट, एजुगी साइनिंग ऑफ, मिलेंगे कल 6 PM पे। बाय बाय एंड टेक केयर, एंड डू शेयर कि ये वाला आइडिया कैसा है कि जब न्यूज छोटी है तो कंबाइन करके कर दिया, सो दैट यू नो एक बार में बैठे और कर लिया। जरूर शेयर करना, एंड डू लाइक द वीडियो, डू कमेंट डाउन बिलो। दैट्स इट, बाय बाय।